डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर अजीत सिंह। आज आप लोगों के सामने हैं। आज मैं आप लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पे इस चर्चा का जो हमारा मुख्य जो बिंदु रहेगा वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में उनका परिचय, उसकी परिभाषा, प्रिविलेंस, साथ ही साथ मन बुद्धि बच्चे को कैसे हम पहचानेंगे, उनका कैटेगरिस्टिक्स, स्क्रीन कैसे करेंगे। अगर हमारे आसपास कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड अगर बच्चा है उसको हम कैसे पहचान करेंगे, साथ ही साथ उनके विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उनकी मैनेजमेंट क्या हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पे हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में, अगर इनकी परिचय के बारे में बात करें कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता क्या है, जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो इसमें से आप सभी इसके बारे में कमोबेश जानते हैं। आप अपने जो आपके ग्रेजुएशन जो आपने किया, बीएड किया है या फिर एमएड किया है, वहां पे आपके स्पेशल पेपर होते हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बारे में चर्चा जरूर रही होगी और आपको इनके बारे में निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ जानकारी होगी। आज इस जानकारी में हम कुछ नया चीज जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे, जहाँ आमतौर पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में एक आता है कि एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बालक, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि कम है, ये हमारे मन में ख्याल आता है। लेकिन साथ ही साथ इनके साथ ही अगर देखेंगे, इनके साथ जुड़ा हुआ कई सारे और टर्म्स है जो कि हमेशा एक दूसरे को कंफ्यूज करता है, एक दूसरे से जिसको बोलते हैं सिनोनिमसली यूज हम करते हैं। जैसे कि हमारा इसमें आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरा एक टर्म्स होता है स्लो लर्नर और तीसरा एक टर्म है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी। निश्चित तौर पे ये जो तीन टर्म है, तीनों में बहुत अंतर है। हम तीनों टर्म के बारे में इन ब्रीफ आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसा कि आपने सच कहा, आपने सच में जैसा आपने सोचा है कि जिनकी बुद्धि कम है, और दूसरी प्रक्रिया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्या है वो आगे आने वाले हम स्लाइड्स में इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जहां तक बात हमारे लर्निंग डिसेबिलिटीज की है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज हमारा है कि जिनकी बुद्धि सामान्य है और उनमें कोई भी न्यूरोलॉजिकल या सेंसरी डिसेबिलिटी नहीं है, इसके बावजूद भी अगर उनको एकेडमिक प्रॉब्लम यानी कि पढ़ने लिखने में अगर समस्या है तो उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। यहाँ पे हमारा सेंसरी डिसेबिलिटी से मतलब है कि उनमें कुछ भी सुनने की, देखने की दिक्कत नहीं है, उनकी बुद्धि सामान्य है और कोई भी न्यूरोलॉजिकल यानी कि उनमें बैलेंसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, उनमें कोई भी मोटर प्रॉब्लम नहीं। मोटर प्रॉब्लम से हमारा मतलब है कि उनको किसी चीज को पकड़ने में, चाहे फाइन मोटर हो या ग्रॉस मोटर हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इन सब चीजों को न होते हुए भी, बुद्धि सामान्य होते हुए भी अगर किसी बच्चे को एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज है तो उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे उनको लिखने में दिक्कत हो सकती है, उनको रीडिंग करने में दिक्कत हो सकती है, उनको जो पढ़ा हुआ चीजों को कंप्रीहेंड करने में दिक्कत हो सकती है, या फिर उनको कई बार क्या हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हो सकता है, या आप लोगों में से कई सारे लोग जो होंगे, कभी आपने अपने स्कूल एज में आपने देखा होगा कि अदरवाइज जो पर्टिकुलर आपका जो फ्रेंड है या फिर क्लास में दूसरे स्टूडेंट है, बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा है लेकिन पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है। तो इस तरह के जो हमारे जो कुछ जो बच्चे हैं स्कूल के, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं। उसके बाद हमारा एक टर्म है स्लो लर्नर। स्लो लर्नर कौन से होते हैं? स्लो लर्नर वैसे हमारे पास जो बच्चे हैं जिनकी बुद्धि कम है लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में हम रख पाए। इनकी बुद्धि क्या है, आमतौर पे अगर स्लो लर्नर की बात करेंगे तो 70 से लेकर अगर आप देखेंगे तो 85 तक के जो हमारे आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं वो स्लो लर्नर में आते हैं।
स्लो लर्नर की अगर देखेंगे तो छोटे क्लास में, छोटे क्लास कहने से मतलब है कि प्राइमरी स्कूल में अगर है बच्चा, तो उनमें कोई भी हमको एकेडमिक प्रॉब्लम भी नजर नहीं आएगी, और अदरवाइज कोई दूसरे जो हमारे एरियाज हैं जैसे कि सोशल पर्सनल स्किल्स जो होते हैं उनमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्लास हमारा बढ़ता है तो जो स्लो लर्नर है उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरता चला जाता है, अदरवाइज उनमें कोई और दिक्कत नहीं होती है। तो अगर हम बात करें विशेष तौर पे, आज जैसा हमारा चर्चा का विषय है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अगर हम उस पर बात करें तो अगर हम देखेंगे तो अपने देश में सेंसस 2011 के हिसाब से करीब करीब 2.68 मिलियन डिसेबल्ड है अपने देश में। निश्चित तौर पे अगर हम देखेंगे सेंसस के भी करीब 10 साल से 12 साल हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसमें से देखेंगे जितने भी हमारे डिसेबल्ड पॉपुलेशन है उसका अप्रोक्स 6% जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो अपने गुजरात में अगर हम देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की संख्या है तो अप्रॉक्स करीब 70,000 के आसपास है। ये भी हमारा सेंसस 2011 का रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से हमारे पास कितने बच्चे हैं, अगर देखेंगे करीब अप्रॉक्स 70,000 बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हैं। एक बहुत बड़ा नंबर होता है करीब 70,000 हमारे जो है। और ये भी हमारा सेंसस का है, लेकिन इसमें क्या होती है कि कई लोगों का मानना है, कई एक्सपर्ट का मानना है कि इनकी संख्या इससे भी ज्यादा है। क्यों? ऐसा नहीं कि सेंसस में हमारा काउंटिंग में हमारा कुछ गलत हुआ है, लेकिन जो डिफिनीशंस जिस तरह से सेंसस ने जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड माना है और जो हमारा जो डिफिनीशन जो 2016 में पर्सन राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट में दिया गया है उसमें अंतर है। सेंसस में क्या हुआ कि आमतौर पे जो भी इन्होंने जो जो सेंसस किया, जिन्होंने सेंसस के कार्य में लगे हुए तो कोई एक्सपर्ट नहीं थे, तो निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति में इस नंबर को की गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी हमारे पास सेंसस के हिसाब से करीब 70,000 इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड गुजरात में है। अगर हम देखेंगे कि हम किसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हम बोलेंगे तो इसमें हम देखेंगे 2016 का हमारे पास डिफिनीशन है। हमने 2016 का डिफिनीशन इसलिए चुना है क्योंकि अपने देश में कानूनी तौर पे यही डिफिनीशन पूरे देश में लागू है। इसके अलावा भी अगर आप इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो अलग अलग समय में, यानी कि देखेंगे पिछले 100 ईयर्स का जो अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो डिफिनीशन है कंटिन्यूअस चेंज होता रहा है। एक हमेशा बहुत रैपिडली इसका डिफिनीशन चेंज हुआ है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो लगातार पिछले जो हमारे 2-3 60s और 70s के समय में कंटिन्यूअस डिफिनीशन चेंज हुए। ये डिफिनीशन चेंज इस कारण से हुए हैं तो क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स थे, जितने भी इसमें जो साइंटिस्ट थे, सोशल साइंटिस्ट थे, उनमें कभी भी एक मत नहीं हुआ कि इसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बोलेंगे या उनका क्या ऐसा डिफिनीशन होना चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड या अक्रॉस द वर्ल्ड जिनकी वैलिडिटी हो, जिनको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर मोटे तौर पे अगर आप डिफिनीशन को अगर आप पढ़ें तो इसमें अगर आपको 3 मुख्य पॉइंट्स मिलेंगे, इसको की पॉइंट्स हम बोलते हैं। डिफिनीशंस में आपको 3 की पॉइंट्स है, इन तीनों की पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे तभी हम किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी कि बुद्धि में महत्वपूर्ण कमी। ये महत्वपूर्ण कमी जो है इसमें माना गया है कि औसत बुद्धि से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो कैलकुलेट किया गया है वो जो वेसलर इंटेलिजेंस वेसलर्स स्केल फॉर इंटेलिजेंस जो है उसके हिसाब से इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फिक्स किया गया है। तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन ये आता है 15 पॉइंट्स के आते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो औसत बुद्धि है वो 100 है, यानी कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिमिटेशन किसको माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति में 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कम बुद्धि है तो उसको हम सिग्निफिकेंट लिमिटेशन मानते हैं, यानी कि 70 से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कहा जा सकता है। इसके अलावा उनमें सिर्फ बुद्धि कम होने से ही हम उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हम नहीं कह सकते। उनमें दूसरा क्राइटेरिया है जो कि है एडेप्टिव बिहेवियर या कि अनुकूल व्यवहार। अनुकूल व्यवहार क्या है? अनुकूल व्यवहार से हमारा मतलब है कि ऐसा व्यवहार जो कि
सामाजिक तौर पे, उनके उम्र के हिसाब से, या फिर जहाँ पे रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं उसके हिसाब से अनुकूल हो। ऐसा ना हो कि कुछ व्यवहार हम ऐसा करें जो कि उनको सामाजिक तौर पे उनको अलग कर रहा हो, या फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं हो, जो कि बहुत ऑड सा नहीं लग रहा हो, गलत नहीं हो। ऐसा व्यवहार जो है, अगर एक आम तौर पे जो दूसरे एक सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे जो व्यवहार करते हैं, अगर उस व्यवहार में अगर कमी पाई जाती है, जैसे मैं एज एग्जाम्पल आपको ले लूं कि अगर कोई 10 ईयर्स ओल्ड अगर कोई बच्चा है, अगर वो थंब सकिंग करता है, तो ये हमारा क्या है, एक एक अडेप्टिव बिहेवियर नहीं, एक अनुकूल व्यवहार 10 साल के बच्चे के लिए नहीं। लेकिन हम सकिंग अगर छोटे बच्चे करते हैं तो एक उनके लिए इसेंशियल है, एक इसेंशियल व्यवहार है, जो जरूरी व्यवहार है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक एरियाज हैं, जो बेसिक एक ह्यूमन बीइंग, सोशल एरिया है, मोरल एरिया है, इमोशनल एरिया है, या फिर हमारा पर्सनल एरिया है, इन सभी एरिया में अगर बच्चे का जो परफॉर्मेंस है, जो उस एज ग्रुप, जिस एज ग्रुप में बच्चा है, अगर उससे कमतर है, तो ऐसे में हम इसको लैक ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर बोलते हैं। अगर ये भी लैक ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर है, और जैसा मैंने पहले कहा उनकी बुद्धि 70 से कम है, और साथ ही साथ ये दोनों जो हमें दिख रही है वो 18 साल से पहले अगर ओरिजिनेट हो गया, 18 साल से अगर पहले हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हम बोलेंगे। इनके साथ एक और भी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप देखेंगे एक विषय होती है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड। आप में से कई सारे लोगों को ऐसा होंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड आपके लिए टर्म नया लग रहा हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड या बौद्धिक विकलांगता के लिए पिछले करीब 50 साल, 70 साल में बहुत सारे टर्म्स हम इसको यूज कर रहे हैं, और इनका जो, इनको बोलने के लिए जो हम शब्दावली जो यूज कर रहे हैं, वो शब्दावली भी लगातार बदलता जा रहा है। अगर हम बहुत पीछे की तरफ जाएंगे तो इनके लिए बहुत ही कॉमन टर्म्स हम यूज करते थे, मोरोन, इडियट, फीबल माइंडेड। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हमने देखा है कि ये सारे जो टर्म्स जो है एक तरह से डिह्यूमेनिंग था, यानी किसी मनुष्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही सम्मानजनक नहीं था। तो धीरे धीरे नए नए टर्म्स इनके लिए चुना गया, जिनमें कि मेंटली हैंडीकैप आया, लेकिन बाद में पाया गया, बाद में कई सारे लोगों का मत आया कि मेंटली हैंडीकैप भी जो है वो भी बहुत ही सम्मानजनक नहीं है। फिर इसके लिए हमारे पास मेंटली रिटार्डेड और मेंटली चैलेंज्ड जैसे टर्म्स यूज हुए। कई बार इनके लिए डिफरेंटली एबल्ड भी यूज हुआ। लेकिन इन टर्म्स को देखा गया कि कोई भी सही तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो है उनको उनकी जो पहचान है उसको आगे आने में, उनको आगे लाने में दिक्कत कर रहा है, और साथ ही साथ डिरोगेटरी है, यानी कि एक तरह से बहुत ही सम्मानीय टर्म्स नहीं है। तो अंततः लास्ट में इनके लिए एक सही टर्म्स अभी यूज किया जा रहा है, वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और बौद्धिक विकलांगता। और इवन एक और बात आपको पता होगा कि कई सारे जो टर्म्स हैं हम डिसेबल्ड के लिए जो यूज करते हैं, वो हमारे राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के हिसाब से इलीगल है। अब किसी को भी, अगर हम कोई भी दिव्यांग है या फिर डिसेबल्ड है, अगर उनके लिए कोई भी ऐसा टर्म यूज करते हैं जो कि ड्यूरेटिव है, जैसे कि हम सभी बोलते हैं, अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, अगर उनको, अगर हम ऐसा टर्म यूज करते हैं जो कि उनके लिए सम्मानजनक नहीं है, जैसे कि अगर कोई एक पैर से नहीं है, अगर उसको हम लंगड़ा कहते हैं, अगर उसको, अगर उस व्यक्ति को उससे अगर आपत्ति है, तो हमें उनको नहीं कहना है, आमतौर पे हमें क्या कहना है कि उस व्यक्ति को, जिसका जो नाम है उसको फोकस करना है, क्योंकि ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के हिसाब से एक कानूनन गलत है, और इस पे जुर्माना तक भी हो सकता है। इसीलिए हमें एज ए कंडीशन, हमें ऐसे टर्म्स का यूज करना चाहिए जो कि कानूनी तौर पे सही है, और कानूनी तौर पे किसी व्यक्ति को सम्मानजनक लगे। अगर फिर इसको हम थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें प्रिविलेंस का, प्रिविलेंस से हमारा मतलब है कि इनका इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड का होने का दर क्या है, किस दर से हमारे समाज में ये चीजें आ रही है। और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड को लेकर कई सारे हमारे समाज में मिथ्स हैं। उन मिथ्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो उनका प्रिविलेंस क्या है। तो 50th राउंड का जो एनएसएसओ सर्वे है, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो पर 1000 10.08 इसका प्रिविलेंस रूरल में, और थोड़ा सा ज्यादा अर्बन में है।
करीब 11 के आसपास है पर 1000। लेकिन इनका अगर हम देखेंगे तो करीब, अगर इसको एस्टिमेट किया जाता है तो करीब टोटल पॉपुलेशन के 2% के आसपास हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं। 2%, दैट इज अ ह्यूज नंबर। 2% अगर हम देखें, अगर हम तो बहुत बड़ा हमारा एक नंबर होता है। और अपना देश जितना बड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से हमारे पास इतनी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड की पॉपुलेशन है, उतने कई सारे जो देश है उनकी पूरी जनसंख्या भी नहीं है। साथ ही साथ मैं बात कर रहा था मिथ्स की, कि कई सारे मिथ्स हैं। मिथ्स में क्या है, एक कॉमन एक मिथ्स है, हमें हमेशा एक मन में हमारा होता है। कई बार हम ऐसे आपस में अगर हम दोस्तों के बीच में चर्चा करते थे, कई सारी बार हम इसके बारे में बात करते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन में विकलांगता और खासकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक विकलांगता की का जो दर है, उनका होने का दर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में ज्यादा है, या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर किसी कंट्रीज में इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होने का दर ज्यादा है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी तक का जो भी रिसर्च आया है उसके हिसाब से इसका जो प्रिविलेंस जो रेट है, वो कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का हो और किसी भी रीजन का हो, करीब करीब बराबर है। इनमें कोई भी सिग्निफिकेंट अंतर नहीं है। अपने की पॉइंट आप इसमें नोट कीजिए, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कई बार आमतौर पे ये भी माना जाता है कि जो गरीब होते हैं या फिर जो अपने को साफ सुथरा नहीं रख पाते, जो कि गरीबी से जुड़ा हुआ एक हमारा एक जुड़ा हुआ चीज है, तो हम कहते हैं कि अगर ऐसी चीज है तो हम बीमारी ज्यादा होती है। और इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसा विकलांगता है या फिर दूसरे विकलांगता है, उसमें दूसरे विकलांगता में हो सकता है कि गरीबी के कारण विकलांगता ज्यादा होती है। लेकिन जहां तक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, या किसी भी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, इनमें प्रिविलेंस सभी में एक जैसा, और सभी तरह के जो हमारे जो लोग हैं उनमें इनकी होने की संभावना एक जैसा होती है। तो इनको हमको इस हिसाब से कभी भी नहीं देखना। एक और हमारा मिथ्स होता है, जो खासकर ऐसे जो प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में काम करते हैं, जो हमारे स्पेशल टीचर काम करते हैं, उनका एक हमेशा कहना होता है कि ऐसे जो हमारे जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, उनकी संख्या ज्यादा है, फीमेल की संख्या कम, यानी कि लड़कियों की संख्या कम है। तो हमारा जो डाटा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल और फीमेल क्या है, दोनों का जो प्रिविलेंस रेट करीब करीब सेम है। लेकिन क्या है कि हमारे जब भी हम किसी स्पेशल स्कूल में जाएंगे या किसी क्लिनिक में जाएंगे, तो वहां पे मेल हमको ज्यादा दिखता है। उसका जिसको बोलते हैं विजिबिलिटी, इनका मेल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड का विजिबिलिटी ज्यादा है। विजिबिलिटी ज्यादा होने का एक ही इसका जस्टिफिकेशन है कि चूंकि अपना कंट्री जो है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो चाहे वो मेल डिसेबल्ड क्यों ना हो, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रेनिंग का, स्कूलिंग का। और उनके जो घर वाले जो लोग होते हैं, चूंकि मेल है तो उनको ज्यादा चीजों पे उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो इस कारण से उनकी विजिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर डाटा वाइज देखेंगे या फिर उनकी अगर हम देखेंगे कि संख्या किनकी ज्यादा है, तो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम फिर आते हैं जो कॉजेस, इसके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण क्या होते हैं, मन में क्यूरियोसिटी होती है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं आखिर क्यों होते हैं। तो आमतौर पे हम अपनी समझने के लिए हम इनके जो कारण हैं उनको दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो ऐसे कारण जो कि जेनेटिक या हेरिडिटरी है। जेनेटिक और हेरिडिटरी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। हेरिडिटरी का मतलब है जो अनुवांशिक है, यानी कि फैमिली टू फैमिली, यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग से होते हुए अभी हमारे फैमिली में चला आ रहा है। और जेनेटिक रिलेटेड भी कई बार बोलते हैं कि ये भी सेम ही हुआ, लेकिन जेनेटिक से हमारा कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा समस्या जो कि हमारे फैमिली में तो था नहीं, लेकिन हमेशा जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण वो समस्या आ गई, तो इसको हम जेनेटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। इस जेनेटिक और हेरिडिटरी रिलेटेड जो हमारे कॉजेज हैं, इसको भी हम क्या करते हैं कि समझने के लिए दो पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं। एक ऐसा एनोमलीज ऑफ सीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं ह्यूमन बीइंग में दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि आमतौर पे जो हमारे जो ब्रेन के जो भी मैसेजिंग होता है, ब्रेन से जो भी हमारे पास सूचना क्रिएट होता है, जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो अगर अगर इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाए, कुछ भी एनोमली से कहने का हमारा मतलब है कुछ भी व्यवधान हो जाए, तो उस कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, अ, जिनका जो कि हमारा जो है कि इनमें अगर देखेंगे तो इसका जो बहुत ही जो मेजर एग्जाम्पल है वो हमारा है माइक्रोसिफेली और हाइड्रोसिफेलिस। दूसरा जो हमारा जो है एनमोरलिटीज ऑफ क्रोमोजोम्स, हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। इस 46 क्रोमोजोम्स में से 23 क्रोमोजोम्स हमारे फादर की तरफ से होते हैं, 23 हमारे मदर की तरफ से होते हैं, जिससे कि हमारा जो भी होते हैं कि हमारा भ्रूण बनता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं जाइगोट बनता है इनिशियल लेवल पे, या जिसका आमतौर पे हम भ्रूण कहते हैं, भ्रूण बनता है। तो ये जो हमारा होता है, अगर उस क्रोमोजोम्स में अगर एबनॉर्मलिटीज हो जाए तो उसके कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो सकता है। इनको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसमें जो एबनॉर्मलिटीज हो सकती है वो नंबर्स में हो सकता है। जैसे मैंने कहा 46 है, अगर किसी कारण से किसी बच्चे में अगर 46 की जगह 47 हो जाए नंबर, तो एबनॉर्मलिटी तो हो गई। तो अगर इस तरह से चीजें होती है तो भी हमारे पास क्या होता है कि बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। जैसा इसका बहुत ही लाइव एग्जांपल है, जो कि आमतौर पे आप लोगों में से, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों में से सभी लोगों ने देखा होगा, ट्राइसोमी, या फिर जिसको आम भाषा में हम बोलते हैं मंगलोनियन चाइल्ड या फिर डाउन सिंड्रोम चाइल्ड, जिनका जो फीचर देखेंगे मंगोलो, जितने भी हमारे मंगोल्स की तरफ जो होते हैं उनकी तरह से हमारा होता है। दूसरा है कि अगर क्रोमोजोम में कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज आ गई। स्ट्रक्चरल इससे मतलब है कि अगर जो उनका स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर में कोई भी डिफेक्ट डिलीशन हो जाए, यानी कोई कहीं से स्ट्रक्चर जो है उसमें टूट फूट हो जाए, या फिर जुड़ने का जो तरीका है जिस तरह से नॉर्मली जुड़ना चाहिए उससे नहीं जुड़ के किसी और तरीके से जुड़ जाता है, तो ये जो चीजें होती है ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। इस कारण भी हमारे जो बच्चे हैं उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी है, जो कि हमारे सेक्स क्रोमोजोम्स में होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो क्रोमोजोम्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स होते हैं, दूसरा सेक्स क्रोमोजोम्स होता है। तो सेक्स क्रोमोजोम्स में अगर कोई डिफेक्ट्स है या एबनॉर्मलिटीज है तो उस कारण भी हमारे बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावना रहती है। तो अभी अगर आप इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको एक सीएनए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एनामोलीज है उसका आप इसमें इस पिक्चर में जो देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड जो आपका जो पिक्चर दिख रहा है वो हमारा क्या है, हाइड्रोसिफेलस है, जो सीएनएस में प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। इस पिक्चर को देख के आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इनमें क्या दिक्कत है। हाइड्रोसिफेलस का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब पानी होता है, और सिफिलिस मतलब जो सिफिलोकडल यानी कि जिसको हम स्कल बोलते हैं उसका साइज बड़ा हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि हम आपने निश्चित तौर पे अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो जानते ही होंगे, अगर आपने आर्ट्स में अगर पढ़ाई किया है तो भी अगर आपने 10th के स्टैंडर्ड में जाना होगा कि हमारा जो जो ब्रेन होता है वो ब्रेन को कवर करने के लिए, उनको सेफ्टी के लिए स्कल होता है, यानी कि जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं। स्कल और ब्रेन के स्कल के अंदर चारों तरफ एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो हमारा फ्लूइड क्या करता है, वो भी ब्रेन को एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह सपोर्ट करता है। कुछ भी अगर हम चलते हैं या सोते हैं या फिर कुछ भी अगर छोटी चोट लगते हैं तो उससे भी क्या होता है कि वो हमारे को जो ब्रेन को एक हर तरह के जो एक ट्रॉमा से या फिर किसी तरह के कोई भी चोट लगने से बचाता है। लेकिन अगर कुछ एनामोलीज हो जाती हैं तो उस कारण क्या होता है कि जो सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन, जो सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है बहुत ज्यादा सेग्रेशन होता है, उनका जो जमावड़ा बहुत बढ़ने लगता है।
तो अगर ऐसा बढ़ता है तो उनको जगह देने के लिए हमारा स्कल का साइज भी बढ़ने लगता है, और एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा हो जाए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर ब्रेन पे ज्यादा हो जाता है। उस प्रेशर पे होने से क्या होता है कि आंख अंदर की तरफ जाने लगती है। आमतौर पे देखे होंगे हमारा आंख एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आंख का जो है देख रहेंगे कि जैसे कि अर्धचंद्राकार में आंख आपको दिख रहा होगा, अंदर की तरफ है जाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में एक स्थिति ऐसी बनती है जहां पे ब्रेन पे इतना प्रेशर होता है कि ब्रेन सेल्स को इससे नुकसान पहुंचता है, तो जिससे कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो जाता है। दूसरी तरह अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, ये माइक्रोसेफेली, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो स्कल का साइज क्या है, माइक्रो यानी कि छोटा हो गया। जो एक नॉर्मली जो एक बच्चे को जितना होना चाहिए वो करीब 32 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वो उसमें क्या हो रहा है कि उनका अगर इससे, क्योंकि इसमें जो है एग्जैक्ट जो हमारा क्या होता है कि एज के हिसाब से साइज इसका डिफरेंस होता है। इसमें भी क्या होता है कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, जो नॉर्मल जो हमारा जो हेड साइज बढ़ने का है, अगर नॉर्मल हेड साइज जो एक बच्चे का है और जो बच्चा है अगर उसमें 3 स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर डिफरेंस होता है, तब जो अगर हम उसको माइक्रोसेफेली बोलते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर समझने की बात करेंगे तो इनका क्या है कि हेड साइज है एक नॉर्मल जो बच्चे हैं उनसे कम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हेड साइज जो स्कल छोटा होने के कारण उनमें क्या होता है कि जो ब्रेन का साइज ही छोटा होता है। जब ब्रेन का साइज छोटा होने से हमारा जो जो ब्रेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स होते हैं जो कि हमारे कॉग्निशन को, हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं, उनका बढ़ना ज्यादा नहीं हो पाता, और अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो जाता है। उसके अलावा देखेंगे दूसरे जो हमारे कॉजेज हैं, ये तो अभी तक हमने बात करी, वो सारे हमारे जेनेटिक और हेरिडिटरी कॉजेज की बात करी। इसके अलावा और भी जेनेटिक और हेरिडिटरी कॉजेज में हमारे पास आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। अगर हम अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल कॉजेज के, यानी कि वातावरण, एक ऐसा कॉजेज जो कि हम वातावरण से, यानी कि हमारे आसपास जो चीजें होती हैं उसके कारण बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है। इसमें बहुत सारे कॉजेज हैं, और इन कॉजेज को और डिटेल में अगर हम जानना चाहते हैं तो इन कॉजेज को हम जो प्रेगनेंसी के दौरान से लेकर और बच्चे के जन्म लेने के बाद तक हम इसको बांटते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान को भी हम बेटर से समझने के लिए प्रेगनेंसी को 3 स्तर में, यानी कि इसको बोलते हैं कि 3 ट्राइमेस्टर में, इसको ट्राइमेस्टर ही बोलते हैं कि एक ट्राइमेस्टर 3 महीने करके हमारा प्रेगनेंसी के 9 मंथ को हम बांट सकते हैं। और उसके बाद उसके बोलते हैं कि जो पोस्ट नेटल हमारे जो कॉजेज होते हैं, यानी कि बच्चे के जन्म लेने के बाद का जो हमारे पास जो बच्चे पे असर करता है ऐसे कारण, उसको हम बांट सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक ब्रीफ में एक नटसेल सा हमने इन्वायरमेंटल कॉजेज को लिखा है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हाइपोक्सिया, यानी कि हाइपोक्सिया कहने से मतलब होता है कि एक पोस्ट नेटल कॉजेज में या नेटल कॉजेज में आता है, यानी कि बच्चे का डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद जो हमारा जो शिशु होता है उसका, अगर उसको किसी भी कारण से अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उससे क्या होता है कि ब्रेन को नुकसान पहुंचता है। ब्रेन को नुकसान पहुंचने से क्या होता है, उसकी बुद्धि घट जाती है और बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो जाता है। आमतौर पे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कंटिन्यूअस मिलना चाहिए, और किसी भी कारण से अगर ब्रेन को ऑक्सीजन 3 मिनट या उससे ज्यादा का नहीं मिलता है, 3 मिनट से जितना देर से मिलेगा, ब्रेन को नुकसान स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की कमी क्यों हो सकता है, हाइपोक्सिया का स्थिति क्यों होता है। हाइपोक्सिया होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण क्या होता है, जैसे कि बहुत ही कॉमन है, जो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एटलीस्ट सुना होगा, कि अगर बर्थ के बाद किसी कारण से बच्चा ने रोया है, जिसको बोलते हैं बर्थ क्राई, अगर बर्थ क्राई डिलेड है, वो सबसे पहला और प्राइम हमारा जो होता है हिपोक्सिया का कारण होता है। अगर वो नहीं बच्चा लेट से बच्चा रोया, जितना लेट से बच्चा रोएगा उतना ज्यादा ब्रेन को नुकसान पहुंचेगा, जितना ज्यादा ब्रेन को नुकसान पहुंचेगा उतनी ज्यादा सीवियर कैटेगरी के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने की संभावना रहती है।
उसके अलावा भी अगर कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के समय ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो वेजिनल कैनाल होता है, यानी कि जहां वेजिना से लेकर जो जो रूट से बाहर होता है उसके बीच में कुछ जगह होता है, कई बार क्या होता है कि बच्चा उसमें फंस जाता है। फंस क्यों जाता है? आमतौर पे अगर हम जानते हैं कि बच्चे को सबसे पहले जो उनका जो निकलने का जो नॉर्मल पोस्चर होता है उसमें सर सबसे पहले बाहर आता है, यानी कि सर बाहर आ गया तो बच्चे को ब्रीदिंग के लिए इन्वायरमेंट से ब्रीदिंग नॉर्मली वो करेंगे। अगर किसी कारण से अगर डिलीवरी में कुछ इश्यू भी है, लेकिन अगर किसी कारण से शरीर का कोई दूसरा भाग अगर निकलता है तो ऐसे में बच्चा जो होता है जो फिटस है, उस समय तक उसको हम फिटस कहेंगे। फिटस क्या है कि स्टक हो जाता है, तो इस कारण उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। किससे? जो एनाविकल कॉर्ड होता है, जिससे कि गर्भाशय में बच्चा अपनी मदर से जुड़ा हुआ रहता है, वो भी कई बार क्या होता है उस बीच में काम करना बंद कर देता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं नेटल, यानी कि डिलीवरी की समय का एक इशू है जिससे कि हाइपोक्सिया होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और रीजन है, यानी कि आप याद रखना है कि किसी भी कारण से अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो क्या हो सकता है? बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। दूसरा एक और जो हमारा जो है क्रेटिनिज्म, जिसको बोलते हैं थायराइड डिफिशियंसी, जैसे कि इसको हम बोलते हैं कि कई बार आप देखे होंगे आयोडीन की कमी जिसको बोलते हैं, और आपने देखा होगा कि इसके लिए एक प्रिवेंटेबल कॉज है। जो इन्वायरमेंटल कॉज में से बहुत सारे कॉजेस को हम रोक सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉज की बात जहां तक है तो वो प्रिवेंटेबल है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन इन्वायरमेंटल कॉजेज को हम हमेशा रोक सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटेबल कॉज है एक हमारा, जिसमें क्या कि आप अपने टेलीविजन पे या रेडियो पे कंटिन्यूअस आप इस तरह के एडवर्टाइज सुनते होंगे कि नहीं, आप अपने खाने में, प्रेग्नेंट लेडी या सभी को खाने में आयोडीन की एक मात्रा सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर आयोडीन युक्त अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, जिससे कि बच्चे जो अगर कल को बच्चा जो पैदा अगर प्रेग्नेंट मदर के साथ में तो अगर बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा कि पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारे क्या होता है क्रेटिनिज्म जो है थायराइड डिफिशियंसी, और आयोडीन जो है थायराइड को प्रॉपर फंक्शनिंग में हमेशा हेल्प करता है। तो इसी पर्टिकुलर एक इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक पूरा रेगुलेट किया, एक नियम बताया कि कैसे सभी लोगों के पास हम आयोडीन पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि अगर हम नमक में बहुत ही आयोडीन के में बहुत ही थोड़ी सी मात्रा शरीर में चाहिए होती है, तो उन्होंने कहा कि अगर आयोडीन अगर नमक आयोडीन को अगर हम नमक में मिलाते हैं, जो कि दोनों एक ही, अगर आप केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे, अगर आपने 10th में अगर पढ़ा होगा तो एक ही जो हमारा जो जो अगर हम जो टेबल पढ़ते थे हम पीरियोडिक टेबल, तो एक ही पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में आयोडीन भी है और नमक भी, सॉल्ट जो हमारा जो है क्लोरीन भी है। कि नमक क्लोरीन उसमें सोडियम क्लोराइड है, तो क्लोरीन है और आयोडीन है, दोनों एक ही हमारे पीरियोडिक टेबल में है। तो उनको ऐसा पाएगा कि अगर नमक मिलाते हैं तो नमक के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इससे सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक नियम बना के, कानून बना के कि कोई भी अगर नमक बेचेगा तो उसको आयोडीन मिलाना ही मिलाना है, ऐसा करके इन्होंने किया, जिससे कि इस पर्टिकुलर क्रिटिनिज्म को पूरे देश में करीब करीब खत्म करने में बहुत सहायता मिली, और आगे भी इससे हमारा इस तरह के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रोकथाम में हमारी मदद मिल रही है। तीसरा जो हमारा जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो हमारा क्या है? इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन है मदर को भी हो सकता है, और साथ ही साथ ही अगर शिशु अगर डिलीवरी के बाद जब शिशु है अगर है छोटा, अगर बेबी है तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन जो क्या है बैक्टीरिया वायरस वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये इन्फेक्शन इसके अलावा भी दूसरे हमारे फंगल इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन भी हमारे पास हो सकते हैं। जो इन्फेक्शंस जो होते हैं, इन्फेक्शंस में आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे को इन्फेक्शंस के कारण अगर बहुत ही सीवियर इन्फेक्शंस अगर होते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन को अगर नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लेते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा जापानी बुखार या मेनिंजाइटिस या इंसेफ्लाइटिस। आप में से अगर न्यूज किसी ने अपने कवर किया होगा तो देखे होंगे कि आपका जहाँ पे
जो फ्लड प्रोन एरिया होती है, जहाँ पे बाढ़ बार बार आती है, जहाँ पानी का जमावड़ा होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जो एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं इंसेफ्लाइटिस, जो हमारा होता है, उसके कारण क्या होता है कि एक इन्फेक्शन होने से इतनी तेज फीवर आती है और हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर जो पोर्शन होता है उसको जाके अटैक करता है, जिससे कि बच्चों में उनमें इस तरह की ऐसी एक स्थिति बनती है कि ब्रेन सेल्स हमारा डाई होने लगते हैं, मरने लगते हैं, और इससे हमारा बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो सकता है। उसी तरह से हमारा मेनिंजाइटिस हमारा है। मेनिंजाइटिस भी जो हमारा है वो भी एक जो क्या है, एक तरह से वायरल इन्फेक्शन है जो कि ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है। उसी तरीके से दूसरे और कई सारे हमारे पास इन्फेक्शन है, जैसे कि जो टेटनस है। लेकिन टेटनस जो हमारे जो इन्फेक्शंस बहुत ही एक बहुत ही हानि पहुंचाने वाला इन्फेक्शन था, लेकिन उस इन्फेक्शंस को अभी गवर्नमेंट ने उसको कई सारे वैक्सीन देकर इसको रोक रखा है। जैसे कि अगर आप देखे होंगे कि अभी जब भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर रेगुलर चेकअप के लिए जाती है, उसको टेटनस का इंजेक्शन देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि इस तरह की जो जो टेटनस का जो इन्फेक्शन ना हो, जिससे कि उस उनका जो जो भ्रूण है, जो गर्भाशय में पल रहा है, उसको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो। या दूसरे और भी, जैसे कि हमारा जो टॉर्च यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे टेटनस है, ऑस्ट्रोमेलोग्राफी इसमें आता है, रुबेला है, साइटोमेगलोवायरस है, हर्प्स है, ये सारे जो हमारे जितने भी हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो बच्चे में जो हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम करते हैं उससे काफी हद तक उनसे इनको रोका गया है, लेकिन फिर भी इनकी इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। उसी के साथ साथ हमारा एक और जो इन्वायरमेंटल कॉजेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा है, वो है पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन से हमारा है, ये पुअर न्यूट्रिशन मदर के लिए भी उतना ही एक प्रॉब्लमेटिक है। अगर प्रेग्नेंट अगर मदर है, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो जो जो फिटस का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। अगर फिटस का ग्रोथ नहीं होगा, यानी कि फिटस, तो उसका ब्रेन का ग्रोथ नहीं होगा। ब्रेन का ग्रोथ नहीं होगा तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की संभावना बढ़ जाती है। और साथ ही साथ अगर बच्चा अगर डिलीवर हो गया, अगर शिशु है, अगर उसे भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, अगर उसे भी प्रॉपर फीडिंग नहीं हो रही है, अगर प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही है, तो भी उसमें उसका जो है जो ब्रेन का ग्रोथ, ऐसा नहीं कि जो हमारा ब्रेन का ग्रोथ जो है सिर्फ प्रेगनेंसी जब गर्भाशय में अगर बच्चा जो फीटस है तभी होता है। जो जन्म के बाद से लेकर इनका जो मैक्सिमम जो ब्रेन का जो ग्रोथ होता है 3 साल तक होता है, लेकिन उसके बाद भी 6 साल तक होता रहता है। ऐसे हमारा अगर इसमें अगर हम देखेंगे, रिसर्च को देखेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्रेन का ग्रोथ होता है अप टू 16 ईयर्स तक होता है। कुछ लिटरेचर 18 ईयर्स तक भी मानते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो ब्रेन का जो ग्रोथ होता है वो शुरू के 3 साल में होते हैं, और उसके बाद वो छोटा सा जो पोर्शन होता है वो 6 ईयर्स में। अगर डाटा की अगर बात करेंगे, तो जितना हमारा जो ब्रेन का जो ग्रोथ है, उस ब्रेन का जो ग्रोथ होने का अप्रोक्स 75 to 80% हमारा प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाता है, यानी गर्भाशय में ही हो जाता है। और जो जितना बच गया है, जो बचा हुआ है, उसका करीब 8% जो होता है वो 6 ईयर्स तक में हो जाता है। 2% जो हमारा जो ब्रेन का ग्रोथ है वो 16 साल तक होता रहता है। तो इसीलिए जो न्यूट्रिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में, इवन सभी तरह के ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ में, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में, सोशल ग्रोथ में, या फिर साथ ही साथ दूसरे जो हमारे जो मोरल ग्रोथ है, सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जॉन्डिस, ये बहुत ही जो मॉडर्न डे में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कारण होता है, इन्फेक्शन जो हमारे होते हैं जॉन्डिस का। जॉन्डिस बच्चे में काफी प्रोन है, बहुत ज्यादा होता है, और इसके कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड भी हमारे बच्चों में होने की संभावना रहती है। तो अगर आप कहेंगे आपके पास जो देखने आप सभी का होगा कि जॉन्डिस जो है ये हमारा ब्रेन की समस्या तो है नहीं, ब्रेन की बीमारी तो है नहीं। जॉन्डिस किसकी बीमारी है? यस, हाँ। तो जॉन्डिस हमारा किसका है? लीवर की समस्या है। तो लीवर की समस्या है वो हमें ब्रेन को कैसे नुकसान पहुंचाता है? तो इसमें क्या होता है कि जब भी जॉन्डिस होता है, तो जॉन्डिस होने से हमारा जो लीवर का एक फंक्शन होता है जिसमें कि वो एक
एक हमारा जब भी हम कोई खाने को जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो एक हमारा एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको बिलरुबिन कहते हैं। अगर बिलरुबिन जो है अगर प्रॉपरली उसको अगर हम उसको अगर हम बाहर नहीं करके उसको हम जो हमारे बाई प्रोडक्ट को अगर प्रॉपरली अगर हम शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए शरीर में एक टॉक्सिक सिचुएशन पैदा करता है। तो इसमें क्या होता है कि जॉन्डिस की स्थिति में ये बिलरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। हमारे शरीर में मात्रा बढ़ने से मतलब है कि हमारे जो ब्लड है वो ब्लड में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि जो ब्लड के जो ऑक्सीजन कैरी करने की जो क्षमता है वो घट जाती है। और जैसा हम जानते हैं कि जो ब्रेन को जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। तो अगर बिलिरुबिन ज्यादा होने से जो ब्लड में ऑक्सीजन कम जाता है, जो कैरी करने की क्षमता घट जाती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अगर लंबे समय तक अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन सेल्स इससे क्या होने लगते हैं? हमारे डाई करने लगते हैं, मरने लगते हैं, जो कि रिजल्ट हमारा क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तरफ होता है। तो जॉन्डिस इज वेरी एक बोल सकते बहुत ही आज मॉडर्न डे का एक ऐसा समस्या है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को का एक कारण बन रहा है। उसके अलावा भी जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जो एमेबिकल कॉर्ड होता है जो कि गले में अगर किसी कारण से अगर फंस जाए तो उससे भी पर्टिकुलर डिलीवरी के समय ही होता है, तो उससे भी सफोकेशन होता है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में नहीं हो पाता है तो बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये सारे हमारे जो कॉजेज हैं जो कि अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का एक महत्वपूर्ण कारण है। और इन कारणों को अगर हम बच्चे के साथ उनका प्रॉपर देखभाल करके या फिर अगर जैसे जेनेटिक कॉजेज जेनेटिक कॉजेज को अगर रोकने के लिए अगर हम अगर जिसे हमें पता है कि हमारे फैमिली में हेरिडिटरी में इस तरह की समस्या है तो वहां के लिए हमेशा जो एक जेनेटिक काउंसलिंग एडवाइजेबल होता है कि जेनेटिक काउंसलिंग अगर आप कराएंगे तो निश्चित तौर पे वो आप बता पाएंगे या फिर आप उनको कैसे प्रिवेंट करना है। कई सारे हमारे पास इस तरह के टेस्ट है जो कि आपको अगर आप गर्भ धारण भी कर रखी हैं तो बताया जा सकता है कि क्या जो फिटस है उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि रूटीन एंटीनेटल चेकअप में उन चीजों की जांच नहीं की जाती है। तो इसीलिए अगर किसी को हेरिडिटरी का अगर प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पे जब भी अगर आप प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट महिला को अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो उनको बताना है कि ऐसी स्थिति में आप जेनेटिक काउंसलिंग कराएं। और जेनेटिक काउंसलिंग में जो भी कहा जाता है उसको फॉलो करने से काफी हद तक जो हेरिडिटरी का जो हमारा जो इशू है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल कॉजेज में जो है अपने बच्चे को प्रॉपर देखभाल करके और जो भी हमारे पास उनकी प्रॉपर देखभाल करके प्रॉपर न्यूट्रिशन से और जो वैक्सीनेशन के थ्रू हम इन्वायरमेंटल कॉजेज को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो होने का जो दर है उसको हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते, निश्चित तौर पे इसको हम कम कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है हम फर्दर इसको हम आगे बढ़ेंगे और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि हमारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और बाकी उन मुद्दों पे हम बात करेंगे। स्वाध्यायः परः।